शुभ प्रभात विद्यार्थियों। मैं अब धातु रूप सिद्धि का प्रकरण आरंभ करने जा रही हूँ। इससे पूर्व जो एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको लकार परिचय दिया था कि किसी भी लकार का कहीं भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भूतकालिक लकार भी 3 हैं। इसी तरह से भविष्यकाल के भी हैं और अन्य लकार भी हैं, तो सही लकार का प्रयोग करें तभी आपका अनुवाद सही होगा। तो वो इसलिए डाला क्योंकि जब तक हम लकार को सही तरीके से नहीं जानते हैं, धातुओं की सिद्धि भी हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा की तरह बता दूं कि जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करती हूं तो उसे आरंभ से, उसकी जड़ से स्टार्ट करती हूं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन रहे नहीं और हर डाउट को सूत्र के माध्यम से सूत्र स्पष्टीकरण करते हुए क्लियर कर देती हूँ। इसके अलावा मैं प्लेलिस्ट बनाती जाती हूँ, तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप क्रम से वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं कभी टॉपिक नहीं बदलती हूँ जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसके लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा ये होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रम से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखें, क्योंकि यदि कोई भी आपने सर्च करके बीच में देखा है तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। और यदि आप नए जुड़ रहे हो, अभी आपको रिकमेंड होने लगा है और बीच में से आपके सामने कोई वीडियो आ गया है, तो ध्यान रखना कि मैं हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाती हूँ। तो बीच वाले वीडियो को न देखकर पहले आप आरंभ से देखिए। यदि आपको डाउट आ रहा है तो शुरुआत से पहले आप सूत्रों को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे वाले वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं प्लेलिस्ट ऐड करती जाती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप चाहें तो आइकन को दबाएं जो डीपी लगा रखी है, और उसमें आप जाके देखेंगे कि लगभग हर टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो व्याकरण के ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कंपटीशन तक के मैंने सभी वीडियोस डाल दिए हैं, और ये जो वीडियो मैंने डाले हैं वो एक तरह से स्कूल लेवल से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या 6 क्लास से संस्कृत शुरू करते हैं उनको शुरू से पढ़ने के लिए, शुरू से समझने के लिए, यानी कि ABCD से जिस तरह से इंग्लिश आरंभ करते हैं उसी तरह से मैंने वर्णमाला से संस्कृत को पढ़ाना आरंभ किया है। तो जिन्हें बिल्कुल संस्कृत का स भी नहीं आता, वो आरंभ से यदि मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो वो मास्टर लेवल तक की, यहाँ तक कि संस्कृत कॉम्पिटिशन तक की संस्कृत को सीख जाएंगे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, रीट टेट इन सभी की तैयारी के लिए मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो, और दूसरों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लकार तो मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में बता ही दिए हैं, जिनको मैं अभी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि कमेंट में किसी विद्यार्थी ने भू धातु के रूपों की सिद्धि की प्लेलिस्ट मांगी थी, तो मैं उन्हें आरंभ ही कर देती हूँ। तो भू धातु वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप की सिद्धि कीजिए या फिर भवती रूप की सिद्धि कीजिए। इस तरह से आपके सामने प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले आप जो किसी भी धातु रूप की सिद्धि के लिए जो हमेशा प्रयोग में आएंगे उन सूत्रों को समझ लीजिए। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा और केवल एक रूप की सिद्धि की जाएगी, क्योंकि आज के वीडियो में सारे सूत्र समझा दिए जाएंगे। इसके बाद जब किसी शब्द धातु रूप की सिद्धि होगी तो वो फटाफट होती जाएगी, क्योंकि सूत्र तो आपको पहले से ही समझ में आते हैं। आज के वीडियो में जब सभी सूत्र क्लियर हो जाएंगे तो आगे आने वाले दूसरे धातु रूपों की सिद्धि के लिए या दूसरे वीडियोज में उनको बार बार नहीं इतना डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए वर्तमाने लट। तो मैंने लकार अब इसीलिए बताए थे इससे पूर्व के वीडियो में कि लकार कौन कौन से, लट, लोट, लंग, लिंग, विधिलिंग, इस तरह से बहुत सारे मैंने बताए थे और उनका प्रयोग बताया था। और ये भी बताया था कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। इनको लट
लकार क्यों कहा है ये भी बता दिया था कि सभी में ये ल की आकृति वाला यानी ल का आकार मिल जाएगा, इसलिए इनको लकार कहा गया है। तो कर्तृवाच्य में लट यानी कि क्योंकि ट का लोप हो जाता है, हलंत्यम है, इसलिए ल का प्रयोग होता है, यानी लट लकार के ल का प्रयोग होता है कर्तृवाच्य वर्तमान काल में। अब समझ लीजिए वाच्य क्या। देखिए वाच्य जो होते हैं या तो कर्म की प्रधानता होती है, तो जो धातुएं होंगी वो कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य में होंगी, और जहाँ कर्म नहीं होगा वहाँ जो धातुएं होंगी वो भाववाच्य या कर्तृवाच्य में होंगी। तो एक तरह से भाववाच्य लीजिए चाहे कर्मवाच्य लीजिए, कर्तृवाच्य में तो धातुएं बन ही जाएंगी दोनों ही स्थितियों में। तो वर्तमान लट अर्थात कर्तृवाच्य में लट लकार का प्रयोग होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं तिप तस जे सिप थस थ मिप वस मस ता ताम झ था सा थाम ध्वम इट वहिंग महिंग। अब इनको शॉर्ट में क्या कहेंगे, ते से लेके अंग तक तिंग। ये क्या है, तिंग प्रत्यय हैं। तो ये सूत्र कहता है कि लकारों के स्थान पर तिंग आदेश हो, तिंग आदेश हो, यानी कि वर्तमान लट भू धातु में आपने के पीछे आपने लट लगाया, लेकिन तिप तस जी सिप तस था इस सूत्र से अब इसको तिप तस जी करके इस तरह से शॉर्ट में खाली डॉट लगा के छोड़ सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा तिंग प्रत्यय, अगर पूरा याद नहीं है तो। वैसे याद तो अपने आप भी हो जाएगा क्योंकि जब सिद्धि करेंगे तो चाहिएगा, पर पूरा लिखने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो तिप्तस जी सिप्तस था में बस मस्ता आताम झ था साथम ध्वम इट वहिंग महिंग सूत्र से लटा लकार यानी ट का तो लोप हो रहा है, यानी ल के आकारों के स्थान पर, ल की आकृति के स्थान पर तिंग आदेश हों, ये आदेश हो जाएंगे। अब ये आदेश कैसे होंगे, इनमें से इतने सारे प्रत्यय हैं तो कब कहाँ कौन सा आदेश होगा इसे समझ लीजिए। इसके लिए इस सूत्र को हम इस तरह से लिखेंगे। जब शब्द रूप सिद्धि कराई थी तो सु औ जैसे इस सूत्र को मैंने लिखा था ना 3 वचन 7 विभक्तियों में, तो ये क्या है, ये तिंग है, यानी कि ये धातुओं में लगते हैं सिद्धि के लिए, ये धातुओं के प्रत्यय हैं। अतः इनको हम कैसे लिखेंगे, 3 वचन और 3 पुरुषों में। तो ये ऊपर वाले क्या हो गए, तिप तस जी, ये वाला एक हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष हो गया। सिप थस थ मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और मिप वस मस ये हो गए तीनों वचन उत्तम पुरुष के। तो ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ये पहली वाली लाइन के जो 9 प्रत्यय हैं वो परस्मैपदी धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। तो अब भवती क्या है, ये परस्मैपदी का रूप बना रहे हैं हम। तो परस्मैपदी का रूप बनाने के लिए हमें परस्मैपदी के कर्ता अर्थ में इन प्रत्ययों को लगाना पड़ेगा पुरुष एवं वचन के अनुसार। दूसरी लाइन आती है ता आताम झ, तो त आताम और झ, थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, यहाँ लिख दिया। और ये प्रत्यय जो प्रयुक्त होते हैं तीनों पुरुष तीनों वचनों में वो आत्मनेपदी धातुओं में प्रयुक्त होते हैं। आत्मनेपदी परस्मैपदी धातुएं क्या होती हैं, इनका वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, चाहो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो। पर इतना ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कुछ धातुओं को छोड़ के सर्वाधिक धातुएं परस्मैपदी में ही आती हैं, लेकिन सही धातु का सही प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, आत्मनेपदी में आप परस्मैपदी प्रत्ययों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप आत्मनेपदी धातुएं क्योंकि थोड़ी सी होती हैं, कम होती हैं, उनको ज़्यादातर अभ्यास में समझ लीजिए। तो इसके अतिरिक्त जितनी भी होंगी वो सब परस्मैपदी की होंगी। अब ये दो सूत्र तो आपकी समझ में आ गए। वर्तमान लट यानी वर्तमान काल में लट का प्रयोग होता है और लट का ल शेष रहता है, ल के स्थान पर तिप तस जी, इस सूत्र से क्रमशः पुरुष वचन के अनुसार इन प्रत्ययों का आदेश हो जाता है और इन प्रत्ययों को इस तरह से लिखते हैं। तीसरा सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम, यानी तिंग प्रत्ययों की और ऐसे प्रत्यय जिनमें कि श की इति, शित श की इति हो रही हो, उन
प्रत्ययों को सार्वधातुक कहा गया है। तो इन सभी प्रत्ययों की ते से लेके अंग तक तिंग हो गए, इनकी क्या संज्ञा हो गई? सार्वधातुक संज्ञा हो गई। अब इनकी पहचान क्या है? यानी तिंग को हम सार्वधातुक कहते हैं। जैसे इंसान तो सभी हैं, इसी तरह से धातुएं तो सभी हैं, लेकिन ये जो हैं तिंग, इनका नाम ये जो तिंग है इनका नाम सार्वधातुक रखा गया है। अब कुछ होती हैं आर्धधातुक और कुछ होते हैं सार्वधातुक, और ये इनको तिंग और शित को सार्वधातुक संज्ञा दी गई है। संज्ञा यानी पहचान, नाम। किसी को हम नाम देते हैं ना, किसी जगह, स्थान या किसी भी वस्तु को, इसी तरह से इन प्रत्ययों को हमने जो नाम दिया, जो संज्ञा दी, वो सार्वधातुक दी। और सार्वधातुक संज्ञा केवल उन्हीं की होगी जो या तो तिंग होने चाहिए, जैसे तिप्तस जी शिप्तस था में बस मस्ताथम ज था साथम ध्वम इट वहिंग महिंग। तो यहाँ पर हमने ते से लेकर संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट में कह दिया अंग, यानी बीच के सारे आ जाएंगे तिंग। तो तिंग की हो गई सार्वधातुक संज्ञा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रत्यय हो सकते हैं जिनमें कि श की इति हो रही होगी, तो उनको भी फिर श की इति जिनमें हो रही है उनको हम क्या कहते हैं? शित कहते हैं। तो शित की भी सार्वधातुक संज्ञा हो रही है। संज्ञा हम दे देते हैं, जैसे किसी शब्द को हम कहते हैं ये घी संज्ञक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ई या उ आ रहा हो, जैसे हरि। हरि क्या है? घी संज्ञक है, क्योंकि ह्रस्व ई उसके अंत में आ रहा है। इसी तरह से मान लीजिए भानु, उसमें ह्रस्व उ आ रहा है, तो ह्रस्व ई अंत ह्रस्व उ अंत वाले जो होते हैं वो घी संज्ञक कहलाते हैं। तो उनका क्या नाम रख दिया? घी नाम रख दिया। यानी इनकी संज्ञा, इनकी एक कैटेगरी है, ये घी संज्ञक में आ जाएंगे। इसी तरह से इन प्रत्ययों की एक कैटेगरी बना दी गई है, जिनको उसको, उस डिपार्टमेंट को, उस कैटेगरी को एक नाम दे दिया गया है सार्वधातुक। तो अब इनकी संज्ञा हो गई सार्वधातुक। अब ये सार्वधातुक क्यों कहा है या नाम रख दिया गया, और नाम रखने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ये चीज़ें हम निरुक्त में समझते हैं, जहाँ पे हम शब्दों का निर्वचन करते हैं, ये कौन सा शब्द निर्माण क्यों हुआ। तो या तो व्युत्पत्ति होती है या लक्षणों के आधार पर होता है। जैसे कृष्ण उसके कालेपन, उसका लक्षण के आधार पर कृष्ण नाम रखा गया। शाखा की व्युत्पत्ति हुई, उसके निर्वचन से होगा कि वो लटकती हैं, उनका इस तरह का जो भाव आया, उससे उसके शब्द का निर्वचन हुआ। तो इस तरह से जब हम निरुक्त पढ़ते हैं तो समझ में आते हैं कि कौन सा शब्द कोई भी निरर्थक संस्कृत में नहीं रखा जाता, बेवजह कोई नहीं रखा जाता। सबके पीछे यदि आप निकालोगे तो उसकी पूरी डिटेल होगी, एक एक वर्ण की होगी। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है गायत्री मंत्र। वहाँ पर ओम, भू, एक एक अक्षर है। आप वेद मंत्रों में भी लोगे, ऋग्वेद इत्यादि में लोगे, तो जो उनको कहते हैं बीज, यानी कि उत्पत्ति, किस अर्थ की उत्पत्ति हो रही है एक एक वर्ण के अंदर। तो वही है, इसीलिए यहाँ पर इनको अभी मैं संक्षिप्त में इतना ही बताऊंगी कि इनको जो संज्ञा दी गई वो सार्वधातुक संज्ञा दे दी गई। अब जिनकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई हो जिन प्रत्ययों की, तो सार्वधातुक प्रत्यय जिन धातुओं के पीछे लग जाते हैं, जैसे तिंग या शित लग गए, तो उन धातुओं को कर्तरी शप, यानी वो कर्ता अर्थ में है यदि वो धातु है, तो उनको शप का आगम हो जाता है। एक शप प्रत्यय उनके जस्ट पीछे आ जाता है। शप प्रत्यय कहें या विकर्ण कहें। विकर्ण इसलिए कहते हैं इनको, विकर्ण वो होते हैं ऐसा प्रत्यय जो कि विकार ला दे, धातु में परिवर्तन ला दे। अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे कि हमने भवती बनाना है, भवती परस्मैपदी का वर्तमान काल एक वचन है, तो वर्तमान लट सूत्र से हमने भू धातु में सबसे पहले लट लगाया, उसके बाद तिप्तस जी सिप्तस थ सूत्र से हमने तिंग प्रत्यय लाए, तो वर्तमान काल एक यहाँ लट में से ट का लोप हो गया, हलंत्यम से केवल ल बचा। अब इस ल के स्थान पर हमने
प्रथम पुरुष एक वचन में तिप आदेश कर दिया। किस सूत्र से? तिप तस्जी सूत्र से। अब भूतिप हो गया, यहाँ प भी हलंत्यम है तो प को भी हटा दीजिए, क्योंकि हलंत्यम जो भी होते हैं तस्य लोप, उनका लोप हो जाता है। तो अब बचा केवल भूति। अब इस स्थिति में जो तिप है, तिप का ती है, उसकी तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो गई, और सार्वधातुक हो जाने से कर्तरी शब्द से शप का आगम हो गया। तो अब स्थिति क्या हो गई? आगम कहाँ हुआ? धातु को हुआ, तो धातु के बाद इसे लगाएंगे भू प्लस शप प्लस ती, भू शप ती, ये स्थिति हो गई। अब ये आपको पता ही है कि प हलंत्यम है तो इसका तस्य लोप, उसका लोप हो जाएगा। इसके अलावा लश्क व अतद्धित यानी श कहीं पहले आ जाता है, देखिए ये शित भी है, यानी कि श की भी इति हो रही है इसमें, तो श का भी लोप हो गया, क्योंकि लश्क व अतद्धित यानी किसी भी प्रत्यय के शुरू में यदि ल या श या क वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है तो उसका लोप हो जाता है। तो श का लोप हो गया, प का लोप हो गया, बचा क्या? केवल अ बचा। इसमें श के बाद जो अ है उसका वो बचा, और प के बाद तो कोई अ है ही नहीं, अंतिम हल है, अतः इसका लोप है। तो भू अति, भूअति, ये स्थिति तो हो गई। इससे आगे की अब हम सूत्र बताएंगे, तब बताते जाएंगे। अब ये समझने के लिए पहले जैसे मैंने ये बताया कि तिंगशित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक हैं, यानी तिंग प्रत्यय जो हैं वो सार्वधातुक हैं, और जिनमें श की इति होती है वो भी सार्वधातुक हैं। लेकिन ये कुछ लकार ऐसे हैं, जैसे लिट लकार और आर्षि लिंग लकार जो हैं वो पूर्ण रूप से आर्ध धातुक हैं, यानी उनको पूरी तरह से आर्ध धातुक संज्ञा उनको दी गई है, ये आर्ध धातुक के अंतर्गत आते हैं। इनका जो एक कैटेगरी बना दी है, उनको लिट लकार और आर्षि लिंग लकार को हमने आर्ध धातुक रखा है, यानी व्याकरण शास्त्रियों ने उनको आर्ध धातुक संज्ञा दी है, जबकि अन्य सभी लकारों को सार्वधातुक संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त लुट लकार वैसे तो पूरा सार्वधातुक है, लेकिन लुट लकार का जब तास लगेगा, लुट लकार का जो तास है वो, यानी कि जब हम आत्मनेपदी के जो रूप बनाएंगे तो जो रूप परिवर्तन होगा वो आर्ध धातुक होगा। इसी तरह से लिट और लिंग में जो स्य बनता है वो भी आर्ध धातुक संज्ञा वाला ही होता है। लुंग में चली बनेगा वो भी आर्ध धातुक होगा, और सिच जो होगा लुंग का वो भी आर्ध धातुक होगा, यानी और सभी रूप तो सार्वधातुक होंगे, लेकिन उनमें भी कुछ कुछ ऐसे होंगे अंग चंग जो बदलेंगे, जो कि हमारे यूज में नहीं आते, ज़्यादातर वेदों में यूज में आते हैं ये वाले, तो यानी वैदिक संस्कृत में, तो उनकी भी आर्ध धातुक संज्ञा ही होगी। और ये किस सूत्र से होगी? तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से। तो आर्ध धातुकम शेष है, ये सूत्र ये कह रहा है कि लिट लकार, आर्षि लिंग लकार जिसके अंदर नहीं आने चाहिए, या इन सब को छोड़कर सभी सार्वधातुक हैं, या सार्वधातुक के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं उनके अतिरिक्त शेष जो बचेंगे वो सभी आर्ध धातुक संज्ञा वाले कहलाएंगे। और ये सब आपको अभ्यास से जब आप सिद्धियां शुरू करोगे ना तो सबके विषय में पता लग जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये अभ्यास करने से आ जाएगी, और धीरे धीरे ऐसी दिमाग में समझ में फिट हो जाएगी कि फिर आप समझ जाओगे, ज़रूरत रहेगी नहीं किसी डाउट की। अब आप सोच रहे होंगे कि सार्वधातुक अर्ध धातुक मैंने बताया क्यों? इसके बारे में डिटेल में समझना ज़रूरी था, क्योंकि अन्य अगर आप वीडियो देखोगे तो वहाँ सीधे बता देते हैं, कारण नहीं बताते कि सार्वधातुक इनको क्यों कहा है, अर्ध धातुक इनको क्यों कहा है, और कौन कौन से हैं जो सार्वधातुक या अर्ध धातुक के अंतर्गत आएंगे। तो ये इसलिए बताया गया क्योंकि जैसे ये ति प्रत्यय जो लगा है ये क्या है? सार्वधातुक है। तो सार्वधातुक अर्ध धातुकयो सूत्र से एकंत, पहली बात तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से कर्तरी शब्द सूत्र आता है, क्योंकि ये तिंग आदि प्रत्यय पीछे लगे हैं, इसलिए कर्तरी शब्द सूत्र आएगा जो कि शप का अ ले आएगा धातु के बाद में।
फिर कह रहे हैं कि सार्वधातुक अर्धधातुक ये सूत्र यानी कि सार्वधातुक प्रत्यय पीछे लगा हो या अर्धधातुक प्रत्यय पीछे लगाओ, दोनों में से कोई सा भी प्रत्यय पीछे क्यों नहीं लगा या हुआ हो, यानी किसी भी कैटेगरी का क्यों नहीं लग रहा है, उससे उनसे पूर्व यदि धातु इकंत है, इकंत का मतलब क्या है, एक प्रत्यय जिनके अंत में आ रहे हो, एक में क्या आते हैं ई उ रे रे, ये 4 वर्ण आ जाते हैं, तो इनको गुण आदेश हो जाता है। आप ऐसे ही इनको गुण आदेश नहीं करोगे, मैं कहूँगी भू को ओ कर दीजिए, भाई ओ क्यों कर दें, इसलिए कर देंगे क्योंकि इनके पीछे जो प्रत्यय लगा है वो सार्वधातुक है। यदि अर्धधातुक होता तब भी सार्वधातुक अर्धधातुकयो इस सूत्र से धातु के इकंत को यानी ई उ रील रे को क्रमशः गुण यानी कि ई को ए, उ को ओ, री को र और री को ल आदेश हो जाएगा। तो अब हमने सार्वधातुक अर्धधातुकयो इस सूत्र से भू के उ को ओ आदेश कर दिया, स्थिति क्या हो गई, भो प्लस अ प्लस ती। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ को अलग लिखेंगे तो भ आधा हो गया, भ ओ अ ती। अब समझ में आ ही रहा होगा आपको। ये जो अयवाया वह सूत्र जो अयादि संधि से क्या होता है, यदि पूर्व में किसी भी स्वर के पूर्व में यदि एच आ रहा है, एच में क्या क्या आते हैं, ए ओ आई औ, तो क्रमशः अय अव आय और आव आदेश हो जाते हैं, यानी ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो ओ को अव आदेश कर दो। अब भ अव अ ती, तो भ आधा है, ह्रस्व अ इसमें जोड़ देंगे तो भ पूरा हो गया। व आधा है, ह्रस्व अ आ रहा है पीछे कर्तरी शब्द का जो अ बचा था उसको व में जोड़ देंगे तो व पूरा हो गया और ती भवती ये सिद्ध हो गया। अब सूत्रों के साथ तो संक्षिप्त में मैं बताती गई, लेकिन अब वो आपके समझने के लिए था। अब आप यदि परीक्षा में लिखेंगे तो किस भाषा में किस प्रक्रिया से लिखेंगे वो देख लीजिए एक बार फटाफट से। हम कर रहे हैं भवती की सिद्धि, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम पुरुष एक वचन भू धातु की सिद्धि कीजिए का रूप बनाइए। तो रूप बनाना है तो मूल धातु क्या है, भू। कर्तार्थ में भू धातु में वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में लट का प्रयोग होगा। किस सूत्र से, वर्तमान लट से लट का प्रयोग किया तो भू प्लस लट हो गया। हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल, जो प्रत्येक अंतिम हल क्या, देखो भू में तो स्वर है, ये तो अचंत है, लट ही है जो हलंत है जिनमें कि टा में कोई स्वर नहीं लगा है। तो हलंत्यम से जो टा है तस्य लोप, उसका तस्य लोप सूत्र से लोप कर देंगे तो टा का लोप हो गया। स्थिति क्या हो गई, भूल। इस स्थिति में तिप्तस्जी सिप्तस्थ इत्यादि, तिप्तस्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं या आधा लिख दीजिए। तिप्तस्जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर यानी ल को तिप आदेश हो जाएगा परस्मै पदी में। तो परस्मै पदी के तिंग प्रत्यय ही लगेंगे क्योंकि जो भू धातु है वो परस्मै पदी है, तो परस्मै पदी के तिंग प्रत्यय लगेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाने के लिए कहा गया है तो तिप को ही हम लगाएंगे। तो अब और तिप को कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमने वर्तमान लट से लट का ल लाए थे और ल को हमेशा ही तिप्तस्जी सूत्र से पुरुष वचन के अनुसार प्रत्यय आदेश हो जाता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तिप आदेश हो गया, किसके स्थान पर, ल के स्थान पे। अब ये हो गया भू तिप। फिर वही पम हलंत्यम है तस्य लोप, उसका भी लोप हो गया, स्थिति हो गई भूति। अब तिंगशित, क्योंकि तिप पीछे तिंग लगे हैं ना, तिप्तस्जी से तब था तो तिंगशित सार्वधातुकम, तो तिंग की क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा हो गई। यदि सार्वधातुक प्रत्यय पीछे लगा हुआ है, सार्वधातुक संज्ञा वाला प्रत्यय पीछे लगा हुआ है तो कर्तरी शब्द से शब्द का आगम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सभी धातुएं कर्ता अर्थ में तो बनी जाती हैं, फिर वाच्य पर निर्भर करता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य
में धातु बनेंगी या फिर भाववाच्य और कर्तृवाच्य में धातुएं बनेंगी। तो कर्तार्थ में तो सभी बन ही जाएंगी। अतः यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य होने से भू धातु के और कर्तृवाच्य के प्रत्यय ही लगाए हैं, कर्तरी शब्द से शप का आगम हो गया। तो स्थिति क्या हो गई? भू शप ति। फिर से देखिए, भूल किया हमने वर्तमान लट से, लट का आगम करके ल लगाया और ल के स्थान पर तिप तस्जी सूत्र से हमने प्रथम पुरुष एक वचन में तिप का आगम किया। प की हलंतम तस्य लोप, यानी कि प का लोप हो गया। भूति स्थिति हो गई तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से, ति की सार्वधातुक संज्ञा हुई। अतः कर्तरी शिप से कर्तार्थ में धातु को शप का आगम हो गया। शप को हम विकरण प्रत्यय भी कह सकते हैं और विकरण भी कह सकते हैं। विकरण क्योंकि ये धातु में विकार ले आता है। जो धातु में विकार ला दे उसे विकरण कहते हैं। जो किसी में भी विकार ला दे उसे विकरण ही कहेंगे। तो भू शक्ति हो गया। अब शप में भी देखिए वही हलंत्यम, प का लोप कर दीजिए, हलंत्यम तस्य लोप, तो ये हो गया भू शति। ठीक है। अब लश्कवत अतद्धिते, इस सूत्र से, इसको भी अंडरलाइन किया। ये सूत्र जब आपको पता है समझ में क्यों नहीं आता है लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने पर? क्योंकि वो बहुत पहले इन चीज़ों को बताए हुए समझा दिए होते हैं शुरू में, और वो बीच में इन सूत्रों को नहीं देते, जिससे कि डाउट हो जाता है और हम बीच में से पढ़ते हैं। तो सबको एक जगह इकट्ठा करना कि भाई ये किससे हो गया, समझना जरूरी है। तो लश्कवत अतद्धिते, इस सूत्र से हमने, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि शप में से केवल अ ही क्यों शेष रखा। दूसरे जब सिद्धि करते हैं टीचर तो वो कहते हैं शप का अशेष रहा। अरे भाई क्यों रहा ये भी बताइए। इसलिए रहा क्योंकि हलंत्यम से प का लोप और लश्कवत अतद्धिते से श का लोप हुआ। अतः क्योंकि ये शर्त है कि प्रत्यय के शुरू में यदि ल या श आ जाता है या क वर्ग का क ख ग घ अंग में से कुछ आता है तो उनका लोप कर दिया जाता है। ये सूत्र अपने आप में कह रहा है। और ये केवल उन प्रत्ययों में होता है जो तद्धित ना हो, तद्धित प्रत्ययों में इनका लोप नहीं होता, इसलिए अतद्धित लिखा हुआ है। श का लोप हो गया, अब बचा केवल अ और प का लोप हो ही गया अंत्यम से। भू अति, ये स्थिति हो गई। अब सार्वधातुक अर्धधातुकयो सूत्र से एकांत धातु जो है, एकांत है भू, भू एकांत है क्योंकि ई या ऊ जिनके अंत में आ रहा है या री आ रहा है उन्हें एगंत कहा है। तो एगंत धातु हो गई, भू के ऊ को गुण आदेश हो गया। अब क्योंकि ये जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो सार्वधातुक प्रत्यय परे में होने के कारण या अर्धधातुक प्रत्यय लगे हों तब भी यदि धातु एगंत है, यानी किसी धातु के पीछे उ ई री यल री आ रहे हैं तो उनको गुण आदेश हो जाएगा। तो ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है। अतः यहाँ पर हमने कर दिया, भू के ऊ को ओ कर दिया, तो ओ भो अ ति, ये स्थिति हो गई। चाहे तो इसे मैंने पहले भी बताया ऐसे लिख दो, भ में से ऊ निकाल के ओ कर दिया और फिर ओ को हमने एचो अयवायाव सूत्र से अव कर दिया और फिर ये अति ऐसे लिख दिया। अब एचो अयवायाव सूत्र से भू को हमने गुण किया ओ और ओ को अयादि किया अव आदेश, यानी कि ओ को अव कर दिया। अब इनको चाहे तो भवती ऐसे लिखिए, सीधा लिख दीजिए, या फिर भ उ अ ति ऐसे लिखो पहले, फिर ऊ को ओ करके भ ओ यानी मिला के लिख दो। भू को हमने यहाँ पे अलग करने की बजाय ऊ को सीधे यहीं के यहीं ओ कर दिया और अब ओ को हमने अव कर दिया, तो भ अव अ ति, ये स्थिति हो गई। आ को मिला दो भ में, भ, इस आ को मिला दो इस आधे व में, व पूरा, क्योंकि बिना स्वरों के अधूरे होते हैं यानी अंतिम हल होते हैं। और यहाँ पर ति सीधा सीधा प्रत्यय आ ही गया, तो भवती ये रूप सिद्ध हो गया।
तो जब आप परीक्षा पत्र में लिखेंगे या प्रक्रिया करेंगे तो वो ऐसे होगी, लेकिन उससे पहले इन सूत्रों को समझ लीजिए कि कौन कौन से सूत्र क्यों आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिए। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछिए। अच्छा लग रहा है तो आगे के लिए प्रोत्साहित कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और अब क्योंकि सभी सूत्र आपकी समझ में आ गए हैं तो अन्य जो रूप बनेंगे वो थोड़े जल्दी और छोटे बन जाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।